मेरी तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि वो कोरोना के इसको यहाँ लगा दे। मोहतरम जनाब, किसी भी कोई भी तकरीब हो, कोई भी मीटिंग हो, किसी तरीके की खुशी हो या किसी तरीके का गम हो, हमारे लिए सबसे पहले फर्ज इस बात का है। भाई अगर शुरू करेंगे तो मैं बोलना बंद कर दूंगा। खामोश रहिए। सबसे पहले हमारे लिए फर्ज इस बात का है कि उस इंसान को याद किया जाए, उस शख्स को याद किया जाए जिसकी वजह से ये तमाम रोशनियां, ये तमाम जमघट, ये तमाम तरक्कियां जिसके जरिए से हम सबको हासिल हुई और जिसने अपनी साबित कदमी से ये साबित किया कि पहाड़ अपनी जगह छोड़ सकता है लेकिन आजम खान किसी के आगे छोड़ नहीं सकता। आजम खान साहब यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनका वास्ता, जिनका ताल्लुक, जिनकी मोहब्बत और ज़ाती मरासिम शायद मेरी उम्र से भी ज्यादा होंगे। मेरे वालिद हमेशा एक बात कहा करते थे कि जिंदगी में कोई फैसला फौरन मत लो, पहले खूब सोचो, लोगों के साथ मशवरा करो, अपने दिल को, अपने ज़मीर को उस फैसले के लिए तैयार करो और जब फैसला ले लो तो फिर दुनिया की कोई ताकत अगर तुम्हें झुकाने की भी कोशिश करे तो उसके आगे मत झुको। ये सब कुछ मैंने कई मौकों पर इस बात को कहा कि मेरी अपनी जाती हैसियत बस इतनी है कि मैं आज़म खान साहब का बेटा हूं। उसके बाद जिस्म के कपड़े से लेकर हड्डी पर खाल तक वो भी उन्हीं की देन है। ये सारी वीडियो आपको फेसबुक पर मिल जाएगी। और जब दिन में 5 बार अपने मालिक के आगे सर झुका लिया, उसके बाद
किसी जुल्म के खिलाफ सर झुकाना जायज नहीं। इसीलिए इन तमाम चीज़ों के दिन और इस मौके के दिन अगर हम अपने लीडर को भूल गए तो हम अपनी इस इमारत की बुनियाद को भूल गए। मैं तमाम लोगों का जो बहुत दूर दूर से यहाँ पर हाजिर हुए, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करूँगा। तमाम जिम्मेदारान का, तमाम शहर के लोगों का, तमाम स्वार टांडा के लोगों का। जिम्मेदारी बहुत बड़ी, मुकाबला बहुत बड़े लोगों से। मुकाबला बहुत बड़ी ताकत से, और वो ताकत सिर्फ सियासत की ताकत नहीं होगी, वो ताकत सियासत की होगी, दौलत की भी होगी, ज्यादती की भी होगी, नाइंसाफी की भी। लेकिन उस ताकत का मुकाबला अपने मालिक पर यकीन रखते हुए और इत्मीनान के साथ उन तमाम मुश्किलात का सामना करना है। और किसी भी मौके पर आजम खान साहब ने मुझे ये पैगाम देकर भेजा था कि तमाम लोग पूरे जिले के जब आए तो उन्हें सबसे पहले ये समझाया कि मुखालिफ उनकी ताकत के सामने बहुत अदना है। ये बात आप भी जानते, ये वो शहर है, ये वो जिला है। एक चुनाव में नारा लगा था कि वजीर आजम बनाम आजम, तभी आजम फंसा ही। क्योंकि आजम फंसा सिर्फ न सांसद है, न सिर्फ विधायक है। आजम खान साहब अपने आप में एक तहरीक, एक ऐसी तहरीक जिसने बहुत कुछ देखा, बहुत अच्छे दिन देखे हैं और बहुत बुरे दिन देखे। एक ऐसा दौर भी देखा है जब कोई जलसा, बहुत कमजोर लोग साथ थे उस वक्त, और वो कमजोर लोग किसी मौके पर, किसी जलसे में ताली बजाते हुए डरते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि इस ताली की खबर नवाबों तक पहुंच जाए और आने वाला सवेरा उनके और उनके बच्चों को नसीब ना हो। उस तहरीक ने वो दौर देखा, लेकिन उस मालिक का करम और आप लोगों के मजबूत कंधों का साथ ऐसा कामयाब हुआ कि जो लोग हाथ मिलाकर हाथ पर सैनिटाइजर लगाया करते थे, आज वो बीड़ी की ब्रांचों में जा रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ क्यों आए। नारेबाजी ये आपकी ताकत। कौन नहीं जानता इस तारीख को? यहां पर जितने सीनियर लोग बैठे हैं वो सब इस तारीख से वाकिफ हैं। ये तारीख अगर सबसे ज्यादा किसी को जानना जरूरी है तो वो नौजवान,
उन नौजवानों को ये जानना जरूरी है कि हम कौन बदनसीब लोग हैं। हम कौन बदनसीब लोग? हम वो हैं जिन्हें 8वीं से ज्यादा पढ़ने नहीं दिया गया। हम वो लोग हैं जिन्हें पक्के मकान बनाने की इजाजत नहीं दी गई। हम वो लोग हैं जो डरते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे घर की इज्जत पर, हमारे घर की बहन बेटियों पर नवाब खानदान के किसी फर्द की नजर न जाए। ये जुल्म का आलम था। कौन नहीं जानता इस तारीख को? कौन नहीं जानता इस तारीख को कि 1857 में जब मुल्क आजाद हुआ, यह माफी चाहूंगा 1857 में जब मुल्क की आजादी के लिए पहली तहरीक शुरू हुई, उस तहरीक को नाकामयाब करने में नवाब रामपुर का क्या रोल था? अगर नवाब रामपुर उस वक्त अंग्रेजों की जगह हिंदुस्तानियों का साथ देते तो ये मुल्क शायद 90 साल पहले ऐसा हो गया होता। नौजवानों, ये बात जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है कि तुम्हारी गुलामी के बदले नवाब रामपुर को लक़ब दिए गए फर्जंद इंग्लिश और फर्जंद दिल पजीर। कभी इलाहाबाद जाओ, वहां के सेंट्रल हॉल में जाना और ऊपर गुंबद पर नाम देखना, तुम्हारी आजादी को अंग्रेजों की गुलामी में तब्दील करने की एक बहुत बड़ा इनाम नवाब रामपुर को मिला। मैं जेल में था और मैं अखबारात में पढ़ता था कि पता नहीं कितने हजार करोड़ की संपत्ति का बंटवारा हो रहा है। चुनाव निकल जाए, एक तहरीक चलाएंगे, दरखास्त करेंगे अदालत से, दरखास्त करेंगे ये जमीन, ये जायदाद खुद तो इन्होंने कमाई नहीं, ये तमाम जमीन जायदाद का हक इस मुल्क की आवाम का है। और ये तमाम जायदाद सरकार के सुपुर्द होना चाहिए और इस पर तालीम का कोई काम सरकार करना चाहे तो करे, गरीबों को मकान देना चाहे तो वो दे, लेकिन किसी ऐसे शख्स को इतनी बड़ी जायदाद नहीं मिलनी चाहिए जिसके माजी में भी जिसने उन लोगों का साथ दिया हो जिसने इस मुल्क को गुलाम बना कर रखा। वो तमाम लोग आज फिर आपके बीच हैं। कुछ फिल्म लगता है स्वाद में ठीक से पिट नहीं पाई। स्वाद में फिल्म अगर ठीक से फ्लॉप हो गई होती, वैसे तो बहुत ही शानदार फ्लॉप हुई थी, लेकिन अभी कुछ कसर बाकी है, अभी कुछ कसर बाकी है। और जब दोनों फिल्में एक साथ पिटेंगी और दोनों फिल्में एक साथ फ्लॉप होंगी, कहते ना फिल्म चल गई, फिल्म पिट गई। पिछली बार वही 2-3 फिल्में पर्दे पर एक ही आई, वो पिट गई। इस बार दोनों की बनी तैयार।
एक साहब की फिल्म रामपुर वाले ठीक से देखेंगे और एक साहब की तो बहुत ही ठीक से देखी जाएगी। लेकिन मैं अभी भी आपको ये बता दूं कि दूसरे वाले तो अभी तक सिनेमा हॉल ही ढूंढ रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता है पिक्चर चलाने का। उनके रोज पिक्चर हाथ बदलवाए, वो रोज है ना यहाँ पर, वो रोज कभी किसी पिक्चर हॉल में दरखास्त लिए खड़े हैं, कभी किसी पिक्चर हॉल में दरखास्त लिए खड़े हैं कि कहीं इतना इंतजाम तो हो जाए कि 10,000 का ही आंकड़ा पार हो जाए। यही कह देता है ना हमें। उन्होंने कई जगह मौके पर कहा कि समाजवादी वाले आए, इन्हें बताएंगे, इन्हें मारेंगे, इन्हें पीटेंगे, झगड़ा करेंगे। सच कहूं तो अपने वालिद की बर्बादी में उनका भी पूरा, और उन्होंने माशाल्लाह मेरा काम 50% से भी कम कर दिया। मैं तो चाहूंगा कि वो ये अपना काम बदस्तूर जारी रखें, वो जितना जारी रखेंगे उतना अच्छा है। कांग्रेस के पता नहीं अल्लाह बेहतर जाने भी कितने और प्रत्याशी आएंगे या जाएंगे, और ना आपका उनसे कोई मुकाबला है। सच आपको भी मालूम है, सच मुझे भी मालूम है। इसलिए आपकी लड़ाई बड़ी है और आप इस बात के गवाह हो कि जब भी सख्त दौर आए, जब भी ऐसे हालात बने कि लोगों पर बेइंतहा जुल्म हुए, जब भी हालात बने कि इंसान की जान की कीमत जीप के टायर की कीमत से भी कम हो गई, जब भी ऐसे हालात बने कि बेरोजगार किसान नौजवान अपने हक को मांगने लखनऊ और दिल्ली गया, हक तो नहीं मिला, लेकिन हक की जगह पुलिस की लाठियां उसे जरूर मिली। और जब भी ऐसा दौर आया है, उस दौर के बाद इनकलाब भी आया है, और उस इनकलाब में रामपुर वालों का हमेशा बहुत अहम होगा। पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा हिंदुस्तान एक तरफ जब पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखेगा, अभी से कह रहा हूं कि पूरी दुनिया इस चुनाव के दौरान रामपुर वालों पे होने वाले जुल्मों को भी देखेगी। आज तक भी देखा और शायद 10 मार्च तक भी देखेगी, लेकिन अपनी इस लड़ाई को जो नाइंसाफी के खिलाफ है, उसे बिना गुस्सा किए अगर कोई आपके ऊपर हाथ भी उठाए तो मेरी खातिर, आजम खान साहब की खातिर जवाब देगा। तुम्हारा मुखालिफ आज सबको मुकदमों में फंस कर जेलों में बंद करना चाहता है, और मेरे लिए जिस तरीके से मेरा घर का फर्क जरूरी है, उसी तरह आपकी हिफाजत भी जरूरी है। मैं किसी अपने के खून पर या उसकी तकलीफ पर जीव का जश्न नहीं मनाना चाहता, और अगर किसी अपने ने खुदा ना करे गुस्से में आकर कोई ऐसी वैसी हरकत करी
तो ये गम उस इंसान को जो इस वक्त जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, और आज भी वो मेरी और आपकी खातिर, मेरी और आपकी मोहब्बत में अपनी जिंदगी की सियासत के इतने उरूज के बावजूद एक 8x8 की कोठरी में अकेला बंद है, वो मेरे और आपके फैसले का इंतजार कर रहा है। आपकी लड़ाई बहुत बड़ी, न आपकी लड़ाई बहुजन समाज पार्टी से है, न आपकी लड़ाई कांग्रेस से है, आपकी लड़ाई सरकार से, आपका चुनाव सरकार से। और सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी आपको ये चुनाव में ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की। ये तमाम लोग ये चुनाव इसलिए नहीं लड़ रहे कि ये खुद चुनाव जीत जाए, ये चुनाव सिर्फ इसलिए लड़ रहे हैं ताकि आपको चुनाव हराया जा सके। जो लोग, जिन्हें 2017 याद होगा, मैंने हर जगह इसी बात को कहा कि आपका चुनाव भारतीय जनता पार्टी से, और वो चुनाव इसलिए नहीं है कि हमारी किसी से कोई ज्यादा दुश्मनी, लेकिन जब एक तेज रफ्तार गाड़ी एक मगरूर चलाने वाले के साथ बेगुनाह किसानों को कुचलेगी तो इनकलाब तो आएगा। जब पूरे देश का किसान दिल्ली की सर्द रातों में डामर की सड़कों पर सोने को मजबूर होगा तो इनकलाब तो आएगा। जब 700 बेकसूर किसान उस ठंड से, उस गर्मी से, उस बरसात से, उन तकलीफों से तड़प कर उस सड़क पर मरेंगे तो इनकलाब तो आएगा। जब किसानों को मवाली कहा जाएगा, उनको चीन का एजेंट कहा जाएगा तो इनकलाब तो जरूर आएगा। जब बेरोजगारों को हर साल 2 करोड़ रोजगार के नाम पर लखनऊ बुलाकर लाठियों से पीटा जाएगा तो इनकलाब जरूर आएगा। जब बेगुनाह लोगों को भैंस चोरी, बकरी चोरी, पायल चोरी, मिट्टी चोरी, किताब चोरी, और कौन सी चोरी करी? पेड़ चोरी, शराब की बोतलों की चोरी, 16,600 रुपए की चोरी, जब इन मुकदमों में बेकसूर लोगों को बंद किया जाएगा तो इनकलाब तो आएगा। मेरे ख्याल से दुनिया मिसाल देती है, बहुत से लोगों की मिसाल दी जाती है कि फला ने इतना जुल्म किया, फला ने इतना जुल्म किया, लेकिन पिछले 4, साढ़े 4, पौने 5 सालों में रामपुर जिले के साथ जो हुआ, उसकी आजाद हिंदुस्तान में उसकी दूसरी तारीख नहीं मिलती। चाहे वो बिजली के नाम पर चेकिंग हो, चाहे वो मास्क के नाम पर बेगुनाह लोगों को, मास्क पहने हुए लोगों को फाइन के नाम पर लूटा गया हो, पुलिस ने वाहन चेकिंग के नाम पर वो हाल कर दिया कि लोग ईदगाह गेट पार करने से पहले देख लिया करते थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस वाले तो नहीं खड़े।
वो बर्दाश्त किया है इसने। और बताइए, चुनाव भी अजीब चीज है। जिनसे अपने घर के आगे की सड़क नहीं बनी, वो भी पर्चे बांट रहे हैं कि बिजली का काम हम कराएंगे। क्या जिन्होंने सिर्फ स्वार्थ से लेकर गड़ियाल की सड़क इसलिए नहीं बनवाई कि अगर ये सड़क बन गई तो अगले चुनाव में क्या कहेंगे। जिन्होंने 5 करोड़ रुपया केंद्र सरकार का आया हुआ सिर्फ इस बिना पर वापस कर दिया कि रामपुर वालों को, रामपुर बहुत खुशहाल है, इन्हें तरक्की की कोई जरूरत नहीं। क्या जरूरत थी महलों की? यही तालीम गाहें भी बनाई जा सकती थी, स्कूल बनाए जा सकते थे, कॉलेजेस बनाए जा सकते थे, यूनिवर्सिटी बनाई जा सकती थी। लेकिन इरादा ये था कि ये रामपुर जो हमेशा नवाबियत का गुलाम रहा, वो आज़ाद हिंदुस्तान में भी उनका गुलाम रहे। लेकिन एक आदमी, एक इंसान, एक फर्द, एक तहरीक शुरू हुई और जिसने रामपुर वालों से ये वायदा किया कि रामपुर के लोगों, मैं तुम्हें सोने और चांदी के कंगन तो नहीं दे सकता, लेकिन ये मेरा वादा है कि तुम्हें इज्जत से तुम्हें जीने का हक दिलाऊंगा और ये गुलामी की बेड़ियां तुम्हारे पैरों से निकाल कर फेंक दूंगा। मैं उनका जिक्र जानबूझकर आज इसलिए कर रहा हूं, और मैं तो नौजवानों से कहूंगा कि नौजवानों, अगली बार जब उस खानदान का कोई फर्द दिखे तो बस इतना पूछ लेना कि 1857 की आज़ादी में आप लोग किस तरफ थे। ये तारीख आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वाले भी शायद यही चाहते हैं कि समाजवादी जीते। उन्होंने भी जो रामपुर में टिकट दिए हैं, उन्होंने खुद ही अपना इलेक्शन खत्म कर दिया। और मैं तो, एक शेर है कि गर्दिश अय्याम तेरा शुक्रिया, मैंने हर पहलू से दुनिया देखी। अब आपने, मैंने हर पहलू से दुनिया देखी। मेरे साथ जो हुआ, ना तो मैं पुलिस के आगे झुका, न झुकूंगा। मेरा भरोसा इस मुल्क की अदालत पर है और अपने मालिक पर है। और मैं ये चाहता हूं कि वो लोग जिनकी वजह से आज ये हम हैं, ये तमाम चीजें हैं, वो सच को जाने। मेरे ऊपर बहुत इल्जाम लगे, मैं बताऊं मेरी खता क्या थी। मेरी इतनी खता थी कि मैं स्वाद में जब जाया करता था तो कभी चौड़े सोफे पर नहीं बैठा, उसी प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठा जिस पर सारे लोग बैठा करते थे। और जब मुझसे किसी ने वहां पर उस सोफे पर बैठने को कहा तो मैंने यही कहा कि यही तो झगड़ा है, यही तो झगड़ा। अब कोई नवाब बाकी नहीं रहा, अब नवाब आवाम है। वो जिसे चाहेगी नवाब बनाएगी और जिसे चाहेगी उसको इस कुर्सी पर से उतार बस बनाएगी। और मुझे, मेरे घर को, मेरी बीमार मां, मेरी बीमार मां, 75 साल की उम्र की मेरी बीमार मां, जिसने 35-40 साल
बच्चों को पढ़ाया और रिटायरमेंट के बाद यूनिवर्सिटी का काम देखने लगे। वो बीमार था जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। जेल जाने से पहले तो प्लेट और स्क्रू से उसकी हड्डी बनाई गई। एक ऐसी बीमार था, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि कोई मेरा मुखालिफ हो सकता है, आजम खान साहब का मुखालिफ हो सकता है, लेकिन शायद पूरे जिले में ढूंढने से एक आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो मेरी बात का मुखालिफ हो। वो बीमार था मेरी, बेगुनाह बेखता, 10 महीने तक जेल में रखी गई। हफ्ते में एक बार सिर्फ 10 मिनट के लिए मिलवाया जाता था, शनिचर के रोज 10 मिनट के लिए। और जो सिपाही महिला बैरिक की ड्यूटी पर होता था, अगर मुझे कभी मिल जाया करता था तो मैं पूछता था ठीक तो है। शनिचर के अलावा बस एक रोज उससे मुलाकात और हुई थी। वो बीमार औरत अपने बैरिक से निकलकर बाहर गई, ठोकर लगी, गिरी और कंधा टूट गया। उसके बाद भी इस नाइंसाफी को करने वालों को नहीं लगा। ये मेरी दास, मैंने वो गम देखे। यहां पर बहुत से लोगों ने बहुत गम देखे, बहुत से अपनों को खोया है। यही शाहरुख खान खड़े हैं, अपने वालिद के इंतकाल में शरीक नहीं हो सके। मैं आज तक अपनी नानी के इंतकाल में नहीं जा सका, ना ताजियत में जा सका। मैंने अपने वालिद को, लोग कहते हैं कि मोजे होते हैं, मैंने मोजा होते हुए देखा है। सच कहता है, जब बाबा की तबीयत ठीक हुई तो मैंने एक बात कही कि इलाज तो बहुत हुआ, लेकिन शायद किसी ऐसे ने दुआ कर दी जिसकी दुआ मालिक भी नहीं डाल सका। मुझसे डॉक्टरों ने खुद कहा, जब मैंने जिद करी कि मुझे तबीयत बताई जाए, क्योंकि हम दोनों अलग अलग कमरों में थे, वो आईसीयू में थे, मैं ऊपर था और इतनी फोर्स लगी थी कि जैसे पता नहीं कौन आतंकवादी बन जाए। तो जब डॉक्टर मुझे देखने आए, क्योंकि वही टीम उनका भी इलाज कर रही थी, तो मैंने बस इतना पूछा कि अब कैसी तबीयत है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जो हमसे बन पड़ रहा है हम वो कर रहे हैं, बाकी ऊपर वाले के हाथ है। और जब उनको वहां से ले जाने लगे मेरे पास से आईसीयू, तो बेहोशी की हालत में थे। जाते वक्त 2 मिनट को आंख खुली और मुझसे कहा, बेटे अगर मुझे कुछ ऐसा हो गया है कि मैं ठीक नहीं हो सकता, तो जो हो
वो अपने घर जाके मैंने दुआ करी कि अल्लाह, जेल तो मैं काट ही रहा हूं, मुझे कोई शिकायत, बस तू मेरे वालिद को बचा। पानी दे दो, पानी दे, पानी मैंने बहुत बुरा दौर देखा है, बहुत सी रातें ऐसी आई जब ऐसा लगा कि आने वाला सवेरा देखने के काबिल नहीं बचेगा और जेल में ही मार दिए जाएंगे। तमाम बातें, पूरा इलेक्शन है, आप सबसे मुलाकातें भी होंगी, लेकिन एक बात बस कह रहा हूं, जब लोग जेल में मुलाकात करने आते थे तो वो यही कहते थे कि आजम भाई, जब से आप गए हो ऐसा लगता है कि सर पे से सरपरस्ती खत्म हो गई है। ये बात अपने दिल में अहद बन के लेकर जाइएगा कि आजम खां कोई इंसान नहीं है, मेरा और आपका गुरूर है, और हम अपने गुरूर की हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। और तमाम उन लोगों की लड़ाई लड़ेंगे जिनके साथ अन्याय हुआ, उन किसानों की, उन बेरोजगारों की, उन माओं की, उन बहनों की जिनके साथ नाइंसाफियां, उन तमाम लोगों की लड़ाई लड़ेंगे। और आने वाली 10 तारीख को मालिक ने चाहा तो बदलाव जरूर होगा और आपको उस बदलाव की क़यादत करेगा। गम बड़ा हो सकता है, लेकिन इस गम और इस गम की तकलीफ को अपने दिल में रखिएगा। मुखालिफ बहुत चाहेगा कि आप अपना आपा खोएं, उनकी पूरी साजिश। मैं एसपी साहब से भी इस बात की दरख्वास्त करूंगा, जो डीएम साहब हैं उनसे भी करूंगा, जो ऑब्जर्वर हैं, जो भी रिटर्निंग ऑफिसर हों, वो इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें और तमाम लोगों को इस बात की तायीद करें कि पूरे चुनाव किसी भी तरीके का कोई तसादुम या कोई झगड़ा, यहाँ तक कि किसी को बुरी निगाह से घूरेगी नहीं। मोहब्बत से लड़िए, अच्छे से लड़िए इलेक्शन, लेकिन इलेक्शन का मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे से दिलों में बैर बांध दिया जाए।
अगर कोई आपका मुखालिफ भी है वो अपना चुनाव लड़े, आप अपना चुनाव लड़े, किसी से बैर न बांधे। इस बात की अहद करके जाएं कि 40 साल एक इंसान ने जो हम सबको ट्रेनिंग दी है, अल्लाह करे, मेरा मालिक करे, आप सबकी दुआएं रंग लाए और बहुत जल्द अदालत मेरे वालिद के साथ इंसाफ करे। और मुझे पूरा भरोसा है कि वो इंसाफ करेगी और वो बहुत जल्द हमारे बीच वापस आए। हमें भी उन्हें ये दिखाना है कि 40 साल आपने जो हमें तोते की तरह रटाया है, वो पैगाम ना हम कल भूले थे और ना आज। बहुत शुक्रिया सब लोगों का। मुलाकात होती रहेगी, खुदा न करे दोबारा जब तक बंद नहीं किया है तब तक तो हो ही रही है। इंसाफ भी मिलेगा। हाँ, नहीं, मैं इस बात को बिल्कुल साफ कर दूं कि अपने दिलों से इस बात को बिल्कुल निकाल दे। जो 2019 का चुनाव हुआ था उसमें हालात बहुत मुख्तलिफ थे। उस वक्त प्रशासन दुश्मनी पर आमादा था। वो किसी भी कीमत आपको चुनाव जीतना ही नहीं, जीतना तो छोड़िए, चुनाव में खड़ा ही नहीं होने देना चाहता। लेकिन आज के बदले हुए दौर में, आज की तारीख तक जो मौजूदा अधिकारी आए हैं, चाहे वो प्रशासन में हो या पुलिस में हो, अभी तक उनकी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं हुई है जिससे कोई ऐसा अंदेशा होता हो कि चुनाव की निष्पक्षता को किसी भी तरीके से उसको कमजोर करने की उन्होंने कोई कोशिश की हो। इसलिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करके आप अपना चुनाव प्रचार करें, घर घर, जब तक चुनाव आयोग का अगली डायरेक्शन नहीं आ जाती। अभी तक प्रशासन या पुलिस की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं हुई है। हम भी कानून का पालन करें और वो भी कानून का पालन करें और इस तरीके से चुनाव मोहब्बत से हो जाए, हम यही चाहते हैं। लेकिन हाँ, चुनाव आयोग से ये भी चाहते हैं कि सरकार ने कोशिश करी है कि कान ऐसे ना पकड़ के ऐसे पकड़ लिया जाए। कुछ अधिकारी हैं अभी जिनका कयाम आसपास के ज़िलों में है और वो वहाँ से बैठकर रामपुर के चुनाव को प्रभावित करने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरी दरख्वास्त है कि चुनाव आयोग इस बात का संज्ञान ले। बेहतर है कि लोगों में ये पैगाम न जाए और सार्वजनिक जगहों पर ये ना कहा जाए या हमें भी इस बात को कहने के लिए मजबूर न किया जाए कि हम इस बात को कहें कि कौन सा अधिकारी निष्पक्ष है और कौन सा अधिकारी बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहा है। मैंने कहा ना, ये वो ज़िला है जब नारा लगा था आज़म बना वज़ीर आज़म, तब भी वज़ीर आज़म हारे थे और आज़म खां जीते थे। कल भी कायम था, आज भी कायम है और अल्लाह करे उनकी सरपरस्ती हमेशा हम सबको मिलती रहे। उनकी दुआएं और उनका साथ। ये खुशी मेरे आने की, ये खुशी नहीं, ये मजबूरी है। ये खुशी उस दिन पूरी होगी जिस दिन आज़म खां साहब मैं जो भी इंतज़ामिया से लोग हैं उनसे एक बात की दरख्वास्त करूँगा कि जैसे अगर 22 के बाद जलसों की इजाज़त मिल जाए तो जिस तरीके से आज़म खां साहब की कुर्सी लगती थी वो कुर्सी वैसे ही लगेगी और इस उम्मीद पर लगेगी कि वो बहुत जल्द हमारे बीच होंगे।
उनकी इस तस्वीर की ताकत भी इतनी है जितनी सारे मुखालिफों की मिलाकर। जब तक वो नहीं आए हैं, वो कुर्सी आज के बाद से तमाम प्रोग्रामों में उनके नाम की पर्ची लगाकर खाली रखी जाएगी और इस बात का एहसास रखा जाएगा आजम खां साहब हो सकता है सीतापुर में हो, लेकिन उनका दिल, उनकी दुआएं और उनकी बहुत अच्छा। सब लोग अपनी कुर्सी पर बैठे भाई, बिल्कुल दूरी रखें, कोविड का पालन करें, कोविड के हिसाब से सबसे मिलूंगा, बिल्कुल इस बात से ना, बिल्कुल घबराए नहीं कि मैं जा रहा हूँ। मैं तो 2 साल बाद आराम कर आया हूँ। सब बैठ